दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। मैं प्रदीप कुमार। दोस्तों, आज का टॉपिक है अपर्दन। अपर्दन से संबंधित आप लोगों के लिए ढेर सारी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है। यानी पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है। यानी पवन है, हिमानी है, भूमिगत जल है, प्रवाहित जल है। प्यारे दोस्तों, कह रहा है सबसे महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है। तो इसमें देखते हैं, जैसा कि दिया है पवन, यानी पवन क्या होता है प्यारे दोस्तों। पवन यानी हवा। पवन द्वारा होने वाले अपर्दन के मुख्य कारकों में वनस्पति का अभाव, शुष्क जलवायु, मिट्टी का ढीलापन और मानवीय गतिविधियां जैसे अत्यधिक चराई और अनियोजित कृषि शामिल होती है। ये कारक हवा को आसानी से धूल और रेत को कणों को उखाड़ते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी सक्षम बनाते हैं, जिससे अपर्दन और निक्षेपण भी होता है। ये तो पवन हो गया। अगर हम हिमानी की बात करें प्यारे दोस्तों, हिमानी की बात करें तो इसमें हिमनद द्वारा अपर्दन के मुख्य कारक में उत्पाटन आता है और अपघर्षण भी आता है। उत्पाटन में बर्फ चट्टानों के टुकड़ों को उखाड़कर साथ ले जाती है, जबकि अपघर्षण में हिमनद के साथ जमे शिलाखंड और पत्थर आधार शैल को खरोंचते हैं और रगड़ते भी हैं। इसके अतिरिक्त हिमनद का पिघला हुआ पानी भी अपर्दन कार्यों में सहायता करता है। ये तो हिमनद हो गया। अगर हम भूमिगत जल की बात करें प्यारे दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो महत्वपूर्ण कारक हैं और कारकों में जो तीसरा कारक है भूमिगत जल। तो भूमिगत जल से होने वाले अपर्दन के प्रमुख कारक हैं रासायनिक अपक्षय, जिसको घुलन बोलते हैं, और मिट्टी के कणों को दूर ले जाने वाली प्रक्रियाओं के कारण होते हैं, जिसमें काष्ठ स्थलाकृति जैसे सिंक होल, गुफाएँ और अंधी घाटियाँ भी बनाती हैं। सोडियम युक्त मिट्टी पानी की दरारों में प्रवेश करने की क्षमता और ढलान की लंबाई जैसे कारकों से सुरंग अप अपर्दन जैसे प्रक्रियाएं भी अपर्दन को बढ़ाती हैं। ये तो भूमिगत जल होगा। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है, यानी महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है, तो ये प्रवाहित जो जल होता है, यानी प्रवाहित जल द्वारा अपर्दन मृदा कारक के मुख्य कारकों में क्या आता है, जैसे वर्षा की तीव्रता आती है, भूमि ढलान आती है, मिट्टी की स्थिति आती है, वनस्पत आवरण की जलवायु भी शामिल होती है। जो सभी जल के प्रभाव उसकी कटाव क्षमता को प्रभावित करते हैं। जब तेज वर्षा होती तो ढलान अधिक तीव्र होती है, जिसकी वजह से मिट्टी ढीली और वनस्पत रहित होती है, या जलवायु की परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं तो जल अधिक मात्रा में मिट्टी को अपने साथ यानी बहा ले जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन का रहा है पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है, तो पवन तो है नहीं, हिमानी भी नहीं होगा, भूमिगत जल भी नहीं होगा। तो इसमें जो प्रवाहित जल होता है, ये सबसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी प्रवाहित जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारा जुते हुए खेतों में मूसलाधार वर्षा द्वारा किए गए अपर्दन की क्रिया को कहते हैं। यानी जो खेत जुते हुए होते हैं, जब मूसलाधार वर्षा होती है तो ऐसी स्थिति में अपर्दन की क्रिया को क्या कहते हैं? जलीय क्रिया कहते हैं, अपघर्षण क्रिया कहते हैं, सन्निघर्षण कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम इसमें अपघर्षण की बात करें, अपघर्षण, तो जो अपघर्षण को घर्षण भी कहते हैं, वह अपर्दन प्रक्रिया है जिसमें पानी, हवा या ग्लेशियर
द्वारा ले जाने वाले कटान, रेत और मिट्टी के कण आपस में टकराकर एक दूसरे को घिसते हैं, जिससे मूल चट्टानों और भू आकृतियों को क्षरण होता है और कणों के आकार में कमी आती है। यह प्रक्रिया नदी के तल, रेगिस्तानी और ग्लेशियरों में आम होता है, जहाँ कणों के टकराव से रेत, गाद और चिकनी मिट्टी जैसे चट्टान का आटा बनता और सतहें चिकनी हो जाती हैं। जो सतह होती है, इसमें सतह जो चिकनी हो जाती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें सन्निघर्षण की बात करें तो सन्निघर्षण क्या होता है? सन्निघर्षण यानी जो अपरदन करने की जो क्रिया होती है सन्निघर्षण के माध्यम से जो होता है, तो सन्निघर्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक तल पर या एक ही तल के कणों के बीच रगड़ या घर्षण के द्वारा यांत्रिक रूप से टूटते हैं। इसे अपघर्षण भी कहा जाता है और यह पवन या पानी द्वारा अपरदन, मिट्टी या चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का एक प्रकार होता है, जहाँ कण आपस में रगड़ कर टूटते हैं। कण जो होते हैं आपस में एक दूसरे से रगड़ करके टूट जाते हैं। ये होता है प्यारे दोस्तों। लेकिन ये कह रहा है जो जुते हुए खेत होते हैं, जो जुताई किए होते हैं, उसमें जब मूसलाधार वर्षा होती है तो किए गए अपरदन की क्रिया क्या कहते हैं? उसमें जो फर्स्ट जलीय क्रिया कह रहा है, जलीय क्रिया, तो जलीय क्रिया यानी जलीय क्रिया द्वारा जो अपरदन गतिमान पानी जैसे नदियाँ, वर्षा की बूंदों या लहरों के बल से मिट्टी और चट्टानों को उनके मूल स्थान से हटाने की प्रक्रिया होती है। यह विभिन्न रूपों में होती हैं, जिनमें छोटे अपरदन बारिश के बूंदों से, सतह अपवाह नदियों और बारिशों से, और हाइड्रोक्लोरिक जो क्रिया होती है उसके पानी के दबाव से चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। इस प्रक्रिया में मिट्टी के कणों का टूटना, विस्थापन होना, फिर किसी दूसरे स्थान पर जमा होना शामिल है। मतलब इसमें ज़्यादा मात्रा में इसमें दरारें पड़ती है और मिट्टी टूट करके नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से अपरदन की क्रिया होती है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा होती है उसमें जलीय क्रिया के माध्यम से होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है सुमेलित कीजिए। एक तरफ है सूची 1, दूसरी तरफ है सूची 2, यानी सूची 1 में विद्वान है, दूसरी तरफ है स्थलाकृतियाँ हैं। तो कह रहा है सुमेलित कीजिए, यानी सुमेलित कीजिए प्यारे दोस्तों। तो डेविस का हो जाएगा पेनी प्लेन हो जाएगा, यानी ए का 2 हो जाएगा। पेंग की अगर बात करें तो इंडरम्प हो जाएगा, पेंग का इंडरम्प हो जाएगा। और किंग की अगर हम बात करें तो सी का 1 हो जाएगा, यानी पेडी प्लेन हो जाएगा। और गिलबर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है गिलबर्ट विद्वान जो है ग्रेड से संबंधित है, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारे दोस्तों, कह कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है? कारक कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है? तो तनाव है, संपीड़न है, भ्रंशन है, अपरदन है।
जिसमें हम देखते हैं अंतर्जनित बल नहीं है। इसमें तनाव अंतर्जनित बल है, भ्रंशन अंतर्जनित बल है, संपीड़न ये अंतर्जनित बल है। लेकिन जो अपर्दन है ये अंतर्जनित बल नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कौन अंतर्जनित बल नहीं है, निगेटिव पूछा है, अर्थात अपर्दन क्रिया जो ऐसी है जो अंतर्जनित बल के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन बाकी तनाव, भ्रंशन, संपीड़न ये तीनों अंतर्जनित बल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अवनमन कुंड और द्रोणिकाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित आकृतियां हैं? तो संक्षारण से है, संघर्षण से है, अपघर्षण से है, अपवाहन से है। ये कह रहा है कि अवनमन कुंड और द्रोणिकाएं। तो पहले तो हम देखते हैं अवनमन कुंड होता क्या है। तो प्यारे दोस्तों, जो अवनमन कुंड होता है, अवनमन कुंड झील होता है। झील यानी विशाल जलप्रपातों की तलहटी में नदियाँ जलगर्तिका का निर्माण करती हैं। जब जलप्रपात पीछे हट जाते हैं तो जलगर्तिका का विस्तार होता जाता है। इस प्रकार जब इसका विस्तार हो जाता है तो उन्हें अवनमन कुंड कहते हैं। और इन कुंडों में जल के भरने से छोटी बड़ी झीलों का निर्माण होता है। ये तो रहा अवनमन कुंड। अगर हम द्रोणिकाएँ की बात करें, द्रोणिका क्या होती है? तो प्यारे दोस्तों, जो द्रोणिकाएँ होती हैं उसमें इसको हम वह क्षेत्र होता है, द्रोणिका वह क्षेत्र होता है जहाँ वर्षा या बर्फ का पानी नदियों, नालों और नहरों के माध्यम से बहकर एक स्थान पर इकट्ठा होता है। और बड़ी नदियों के लिए इसे नदी द्रोणी कहा जाता है, जबकि छोटी नालों, नदियों के लिए जल संभर शब्द का भी प्रयोग होता है। प्यारे दोस्तों, तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि अवनमन कुंड और द्रोणिकाएँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो दिया संचारण है, संघर्षण है, अपघर्षण है, अपवाहन है। तो इसमें संबंधित हैं, यानी जो संबंधित हैं, संचारण से भी संबंधित हैं, संघर्षण से भी संबंधित हैं, अपघर्षण भी संबंधित हैं। लेकिन अवनमन कुंड और द्रोणिकाएँ जो होती हैं वो चूँकि रगड़ कर चलती हैं, इसलिए किससे संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों, अपघर्षण से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अपरदन प्रक्रिया में विलयन अपरदन प्रक्रिया में विलयन द्वारा पदार्थ का अपनयन कहा जाता है। यानी सब संघर्षण कहा जाता है, अपघर्षण कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है, अधा खनन कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हाँ, अपरदन प्रक्रिया में विलयन द्वारा पदार्थ का अपनयन कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा अपनयन कहा जाता है, तो 18 का सी हो जाएगा। यानी संचारण इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अपरदन के सामान्य चक्र की अवधारणा की संकल्पना किसने दी थी? अपरदन के सामान्य चक्र की अवधारणा की संकल्पना किसने दी थी? तो दिया है
WM डेविस ने दी थी, पेंक ने दिया था, स्ट्राहलर ने दिया था और थॉर्नबरी WD ने दिया था। तो प्यारे दोस्तों, इसमें अपवर्तन की सामान्य चक्र की अवधारणा की अगर हम बात करें तो इस अवधारणा की संकल्पना डेविस महोदय ने दिया था, WM डेविस महोदय ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवर्तन चक्र। अपवर्तन चक्र की संकल्पना पर सर्वप्रथम प्रकाश डालने वाले ऐसे कौन से विचारक थे? तो डेविस महोदय हैं, जेम्स हटन हैं, पेंक हैं, थॉर्नबरी हैं। तो अपवर्तन चक्र की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रकाश डालने वाले ये थे डेविस महोदय थे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविस ने अपवर्तन चक्र की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? ये भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आए दिन परीक्षा में बहुत एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। डेविस ने अपवर्तन चक्र की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? 1, 2, 3 और 4। तो इसमें हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी 3। डेविस ने अपवर्तन चक्र की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। फिर इसमें कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ढाल पतन सिद्धांत। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढाल पतन सिद्धांत निम्नलिखित विद्वानों में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? LC किंग द्वारा किया गया, A वुड द्वारा, W पेंक द्वारा, WM डेविस के माध्यम से किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कारण ढाल पतन सिद्धांत निम्नलिखित विद्वानों में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो डेविस महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारण निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्थलाकृतियां संरचना निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्थलाकृति संरचना प्रक्रम और अवस्था का फल है? तो पेंक ने कहा था, क्रिकमे ने कहा था, डेविस ने कहा था, स्टालर ने कहा था। तो स्थलाकृति संरचना प्रक्रम अवस्था का फल है, तो ये डेविस महोदय ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट स्थल रूप संरचना प्रक्रम अवस्था का परिणाम है। ये जो कथन है देखते हैं, स्थल रूप संरचना बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कथन है। स्थल रूप संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है। यह कथन किससे संबंधित है? डेविस से है, थॉर्नबरी से है, पेंक से है, किंग से है? तो प्यारे दोस्तों, ये कथन डेविस महोदय से है, यानी डेविस महोदय कहते हैं कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम अवस्था का परिणाम है, या डेविस महोदय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है। उसी को दूसरे टाइप घुमा कर पूछा गया है। ये भी कह रहा है भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है। यह किसका कथन है? पेंक का है, डेविस का है, हटन का है, होम्स का है? प्यारे दोस्तों, ये भी कथन डेविस महोदय का ही है। कहते हैं भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है। या किसका कथन है? तो यह डेविस महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कार्य भूपृष्ठीय अपवर्तन सिद्धांत संबंधित है। भूपृष्ठीय अपवर्तन सिद्धांत संबंधित है महाद्वीपीय जलमग्न तट की उत्पत्ति से, महाद्वीपीय ढाल की उत्पत्ति से, स्प्रिंग ज्वार की उत्पत्ति से,
अंतःसागरीय गर्त की उत्पत्ति से। तो इसमें कह रहा है कि भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत संबंधित है। जो भूपृष्ठ जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो अपरदन कटाव होता है, वो सिद्धांत किससे संबंधित है। तो इसमें प्यारे दोस्तों हम बताना चाहेंगे आपको, जो महाद्वीपीय ढाल की उत्पत्ति होती है इसी सिद्धांत से, भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से किसकी अपरदन चक्र संकल्पना में उत्थान, यानी किसकी अपरदन चक्र की संकल्पना में उत्थान एवं अपरदन की प्रक्रियाएं समांतर क्रियाशील रहती हैं। तो डेविस में दिया है पेंग, पिकिंग और किसी की नहीं। कारण निम्न में से किसकी अपरदन चक्र की संकल्पना में उत्थान एवं अपरदन की प्रक्रियाएं समांतर क्रियाशील रहती हैं। तो इसमें डेविस है, पेंक है, किंग है, किसी की नहीं। तो इसमें हो जाएगा, इसमें थोड़ा देखने वाली बात है। कारण निम्न में से किसकी अपरदन चक्र की संकल्पना, प्यारे दोस्तों इसमें ध्यान देने वाले, अपरदन चक्र की संकल्पना में उत्थान एवं अपरदन की प्रक्रियाएं समांतर क्रियाशील होती हैं। समांतर क्रियाशील जो होती हैं ये होती हैं पेंक के माध्यम से, यानी पेंक महोदय ने इस सिद्धांत को लिखा है, इसका जो कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि पेंक के अनुसार, पेंक महोदय कहते हैं अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था को कहा जाता है। यानी पेंक महोदय कहते हैं कि अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था को क्या कहा जाता है। तो पेनी प्लेन कहते हैं, पान प्लेन कहते हैं, प्लेन कहते हैं, इन ड्रम्प कहते हैं। तो इसमें प्यारे दोस्तों पेंक के अनुसार अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था को इन ड्रम्प कहा जाता है। अंतिम अवस्था को इन ड्रम्प कहा जाता है। प्यारे दोस्तों यदि मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया आपको अच्छा लगा होगा, पसंद में आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।